हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आज सीजीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ। तो आज हम उसका आंसर की लेके आए हैं एम सिविल सर्विसेज की तरफ से। चलिए देखते हैं कि आंसर की में जो अब तक हमने ढूंढा है उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें मिली। सबसे बड़ी बात तो इस बार का क्वेश्चन पेपर काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि इसमें आपको दावा पत्ती के लिए बहुत कम, ना के बराबर कोई क्वेश्चन मिलेगा। एक आध क्वेश्चन है जिसके लिए कुछ लोग दावा पत्ती कर सकते हैं, पर उतना ज़्यादा दावापत्ती वाला ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है, डाउट वाला क्वेश्चंस नहीं है। चलिए क्वेश्चंस को एक-एक करके जानते हैं। इंडियन पोर्शन से हम आज सेट बी का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सेट बी में है, पूछ रहा है कि जो भारत की जनसंख्या के आकार के हिसाब से, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से, कितनी कैटेगरीज में इंडिया में सिटीज को बांटा जाता है। तो 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लिखा हुआ है, बट आप एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ेंगे या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे भारत की गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको दिखेगा कि इसका वैल्यू होगा 6, ठीक है। हाईलाइट से कर देते हैं, 6 होगा, क्योंकि इसमें माना जाता है कि 10,000, ठीक है, फिर 20,000, फिर 49,000, 50,000, 50, फिर 1 लाख, 1 लाख से ऊपर, इन अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। यानी कौन से कैटेगरीज हो गई आपकी। सबसे बड़ी कैटेगरी होती है 1 लाख से ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते हुए कम हो जाएगा, फिर 50,000, फिर उसके नीचे 20,000, ठीक है। ऐसे करते हुए आपका टोटल 6 वैल्यूज में हमने डिवाइड किया है, 6 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि हाईएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट टू 2023-24 के हिसाब से कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिख जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अगर पूछे कि हाईएस्ट स्टोरेज कहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्रोड्यूसिंग का पूछ रहा है, लेकिन अगर कहीं पूछे कि कहाँ पे स्टोर वगैरह होता है, तो वो कर्नाटका उसका आंसर होगा, उसका आंसर कर्नाटका होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, यानी कि अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो देखा जाए तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, वो सब के सभी मैग्नेटिक फीचर वाले हैं। जैसे H2O जो है वो डाई मैग्नेटिक है, फेरस तो ऑटोमेटिक ही मैग्नेटिक होता है। पर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब यहाँ रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, ठीक, लेकिन अगर रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है तो भी हमें ये मान के चलना है कि यहाँ रेस्पेक्टिवली की तरह पूछ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा कॉपर एंड ग्लाइडिन, ठीक है, Cu2+ एंड Gd। और अगर ऐसे ना पूछे तो उसके अलावा Fe और Cu2+ भी हो सकता है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अभी फिलहाल कितना मैक्सिमम लिमिट रखा गया है। तो आपको पता है कि अलग अलग वैल्यूज में हम पैसे देते हैं मुद्रा योजना में, तो इस बार अभी उसको बढ़ा दिया गया है, उसका टोटल वैल्यू मैक्सिमम लिमिट ये हो गया है 20 लाख तक। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा 96th एकेडमी अवार्ड्स 2024। एकेडमी अवार्ड्स का मतलब होता है, ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स का मतलब होता है आपका यहाँ पे ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर के बारे में पूछ रहा है। तो इस बार ऑस्कर किसको मिला है, तो वो मिला है ओपेनहाइमर को। अब पूछ रहा है चेलिया कमेटी के बारे में, ठीक है, चेलिया कमेटी का रिकमेंडेशंस किस फील्ड में है। तो चेलिया कमेटी 2 बनी थी, एक बनी थी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए और दूसरी बनी है टैक्स पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे टैक्स पॉलिसी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधारा आर्ट को और किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। गांधार शैली जो है ये बेसिकली हम इससे जानते हैं इंडो ग्रीक, यानी कि इंडो यूनानी, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन के तहत जो आज के समय में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं अराउंड 15%, ठीक है, टोटल अभी फिलहाल कितना है 15% का लिमिट है।
मंत्रिमंडल में, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि 15% जो आपका एक्सीड नहीं कर सकता, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हमने लिया है। तो इसका आंसर होगा 91st अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 73rd क्या है, हमारा पंचायती राज है। ठीक, तो ये तो ऐसे ही ऑटोमेटिक आप डिलीट कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको हम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के साथ अगर कंसीडर करें तो उसे क्या बोलते हैं। कुल मिला के इसका मतलब है कि एक जैसा जो लोग काम करते हैं, ठीक है, एक जैसी उनकी व्यवस्था होती है। जैसे हम लोग होमोसेपियंस है, ठीक है, तो हम लोग क्या है, बेसिकली स्पीसीज है। तो होमोसेपियंस फंडामेंटली हम सब क्या करते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, घूमते फिरते हैं, दो पैरों से चलते हैं, ठीक है, बोल लेते हैं। तो ये सब हमारा एक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। ठीक, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीसीज। जैसे कुत्ते, जैसे कोई और हमारे आसपास देखते हैं हम, तो कोई भी जानवर हो गया, कोई भी इंसान हो गया, उन सबका एक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होता है उस पूरे ग्रुप का। उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कौन है, मतलब भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है। तो ये है पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस को और किस नाम से जानते हैं हम, तो जो पीसी महालनोबिस हैं वो हमें उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें आप लोग दिमाग ज़्यादा लगा दिए होंगे कि हाँ इतना इजी तो नहीं पूछ सकता है, पर कई बार क्वेश्चंस बहुत सॉर्टेड होता है, बहुत सिंपल होते हैं, हम ज़्यादा ही उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आगे देखिए, पूछ रहा है कि देवनी मोरी स्तूपा, ठीक है, देवनी मोरी स्तूप कहाँ पे है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी या प्रजातियों की जो अधिकतम विविधता है, डिफरेंसेस की, जैसे मान लेते हैं एक ही एरिया में शेर भी है, चीता भी है, भालू भी है, इंसान भी है, सब कुछ है। ऐसा एरिया बताना है कि जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी हो, मतलब बहुत सारे स्पीसीज रहते हो, सीधी सी बात। तो वो ज़्यादातर इनमें से है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसमें हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश के अलावा जो भी अदर लैंग्वेज थे, लोकल लैंग्वेजेस को कंट्रोल या कर्व किया गया था, उनके ऊपर बंधन किया गया था। तो उससे मुक्ति के लिए, क्योंकि इंग्लिश को उसमें नहीं रखा गया था, तो अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, इसने रातों रात अपना जो प्रकाशन है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर लिया इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर उस समय बाउंडेशन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार छोड़ने के लिए होता है, अगर आपको पता है तभी आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको इस तरह के दो फैक्ट्स दिए हों, तो कई बार, मतलब ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है, पर हाँ कई बार ऐसा होता है कि अगर डेट्स वगैरह मेंशन है ना दो, उनमें, या फैक्ट्स नंबर्स मेंशन है दो, तो उनमें से एक नंबर सही होता है, एक नंबर गलत होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा गया। पर ये हमेशा श्योर नहीं होता है ना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कल को आप बोलिए कि अभिषेक सर ने तो बोला था। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका 10th है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है 11th पैसिफिक गेम्स था, नहीं, ये 10th था, तो पहला हो गया स्टेटमेंट गलत। दूसरा बोल रहा है ये 5th रैंक आया था भारत का, तो बिल्कुल सही है। फिर 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मिला था, नॉट पार्टिसिपेटेड भी गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी एंड सी। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है इसमें से, ये फैक्चुअल है, ठीक, तो हम आर्टिकल्स पढ़ते ही हैं, पर इसीलिए मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि लक्ष्मीकांत से आर्टिकल मत पढ़िए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो बेयर एक्ट से पढ़िए, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन से पढ़िए, उसमें डिटेल में एक एक प्रोविजंस दिया रहता है। ठीक है, जिसने भी बेयर एक्ट से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि मिनिस्टर को
अगर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक अगर वो एब्सेंट है, ठीक है, मतलब नहीं आ रहा है किसी भी हाउस में, मीन तो एक्सपायरी, मिनिस्ट्री की एक्सपायरी के टाइम के बाद क्या होगा, ये आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 75, 75 के 5 में, कि जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदस्य का सदस्य नहीं रहा है तो उसकी मिनिस्ट्री भी सीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड। ठीक है, कई बार हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि साइंटिफिक नेम तो नहीं पूछता है, पर इस बार पूछ लिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल है कि अगर ये याद हो तो ही बनाइएगा, इसको रिस्क मत लीजिएगा, इसमें कोई गैस वर्क नहीं लग सकता है। हाँ, इसमें गैस वर्क आप ये लियो और टिग्रिस में लगा सकते थे, और अगर वहां लगाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, पायडस और यूनसिया। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप रिस्क ले सकते थे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस आपके कम हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए जितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके बाद आप चाहें तो इन सब क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आहर और बनस कल्चर कंटेम्पररी किसके हैं, मतलब समसामयिक ही पूछ रहा है ना। तो बनस वगैरह जो है ना, ये वाला जो एरिया है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्टेम्पररी समवर्ती था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहर बनस के बाद हम अगला 18वां क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग ये भी देख रहे हो कि भाई दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों मर्ज हो चुका है तो एक होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये 2011 के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो आप देखिए कि 2011 में दमन दीव था, तो इसका आंसर होगा दमन दीव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, हाँ यही मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस के टर्म्स को पढ़ा करिए, नॉट पूछ रहा है, नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है, तो श्री तुषार मेहता जी नहीं। ठीक, जो नितिन चंद्रा थे वो स्पेशल इनवाइटी थे, बाकी सुभाष कश्यप मेंबर थे, एनके सिंह मेंबर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बजट जो यूनियन बजट आया है 2023-24, उसमें 7 प्रायोरिटीज बोली गई हैं कि हमारी 7 प्राथमिकताएं होंगी, उनको नाम दिया गया सप्तऋषि। ठीक है, तारों के हिसाब से ये हमारे अभी की प्राथमिकताएं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से देखिए यहाँ नॉट पूछ रहा है, नॉट अ ट्राइबल। ठीक है, इन मिडिल इंडिया रीजन, मिडिल इंडिया रीजन यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे कदर्स नहीं, कदर्स साउथ इंडिया के। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट पूछ रहा है यानी कि उसके पावर्स पहले ही कम हो रहे हैं। अब यहाँ डाई इलेक्ट्रिक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सारा वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा M0L0T0। ठीक है, अब ये ML और T क्या होता है, M यानी मास, L यानी लेंथ और T यानी टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो ये है भरत मुनि की। कंपोजिशन किसकी है, भरत मुनि। अर्लीस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, ये म्यूजिक और थिएटर से रिलेटेड, और ये भरत मुनि से क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ से इसका रिश्ता है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। कमेंट करिएगा कि छत्तीसगढ़ से कैसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, मतलब हृदय और आत्मा, दिल और धड़कन बेसिकली, यह है आर्टिकल 32। क्योंकि आर्टिकल 32 इकलौता ऐसा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होते हुए भी फंडामेंटल राइट्स को बचाने की बात करता है। ठीक है, यानी अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो बाकी जितने भी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, कहाँ से, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 31 तक, ठीक है, उन सब का कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा, उन सब पे आपको कोई इफेक्ट नहीं मिल पाएगा अगर आर्टिकल 32 नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 खुद आर्टिकल 32 को भी बचाता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अन्न दर्पण प्रोजेक्ट
ठीक है, अन्न दर्पण प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पढ़ना है आपको और उसका आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है, किसने शुरुआत किया है? तो किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जो कि गलत है। इसको किया है किसने? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक, इस हिसाब से आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचा बी और डी। अब देखिए ये बिल्कुल सही है कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो बी सही हो गया, तो आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, वैसे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ सी और डी में कॉन्ट्राडिक्शन, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सी और डी में से कोई एक ही सही होगा, है ना? तो सी और डी में से कोई एक का आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा। ठीक, तो सी और डी जहाँ जहाँ है वो तो हो नहीं सकता एक साथ। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। उसके अलावा आपका 3 ऑप्शन बच गया। अब आपको उसके हिसाब से अपने दिमाग लगाना। तो ये डिपो ऑनलाइन सिस्टम है, तो ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है कि टैक्स लेवी पेस्चर्स में एंशिएंट इंडिया में किसका पार्ट था? ठीक है, तो अब देखिए इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अब डिपेंड करता है कि क्या ले रहा है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में जो है अब वो कौन सा टाइम पीरियड ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मिडवियल इंडिया का टाइम ले रहा होगा तो उस समय में भग्न और प्रविष्ठक, ये भी एक पैस्चर्स के ऊपर यानी चारागाहों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था। ठीक है, अगर और पहले जाएं तो पहले भागा के नाम पे भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, तो भागा भी इसका आंसर हो सकता था, पर ज़्यादा चांसेस है कि भग्न और प्रविष्ठक ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 पीएम आशा। ठीक है, अगर आपको अगर ये पता हो ए यानी अन्नदाता, ठीक है, तो इसका पूरा है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मर। अन्नदाता कौन होता है? फार्मर होते हैं, किसान होते हैं। अगला पूछ रहा है न्याय फिलोसफी यानी न्याय दर्शन के हिसाब से ज्ञान का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, पर्याय क्या है? तो ये है बुद्धि और उपलब्धि दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, प्रमा भी है, पर प्रमा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन होगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि पर्सियन एम्बेसडर यानी फारसी राजदूत जो विजयनगर एम्पायर के टाइम देवराय टू के समय में आए थे। तो देखिए अगर आप देखें तो बारबोसा और निकोलो डी कॉन्टी तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि निकोलो डी कॉन्टी कौन थे? फ्रांसीसी थे, और बारबोसा ग्रीक थे। अब बचे आपके पास अफनासी, निकितिन और दूसरा अब्दुल रजाक। तो ये आपका, अगर आपको नहीं पता हो इसके बारे में तो आप चाहें तो इसको गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर होगा अब्दुल रजाक। ठीक है, फारसी राजदूत थे जो देवराय टू के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है 30वां, यूनियन बजट 2024-25 के हिसाब से आपको बताना है कि एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट क्या रहने वाला है 24-25 का जीडीपी के हिसाब से। ठीक है, ये है 4.9। अगर अभी आपने पढ़ा होगा रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें 4.8 अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.8 रहने वाला है। ठीक है, रिवाइज किया गया इसको, लेकिन क्योंकि ये पिछले बार का पूछ रहा है तो ये 4.9 ही इसका आंसर होगा। पूछ रहा है कि कनिका शिवाच किससे रिलेटेड है? तो भी अंडर 19 हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको नहीं पता हो तो इसको आपको छोड़ सकते थे ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलता है? तो ये बहुत, यहाँ तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन में पूछ लिया है। वैसे ये नीलगिरी पर्वत के पास यानी नीलगिरी हिल्स में ही तमिलनाडु में मिलता है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम में क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगर आप हायरार्की में पढ़ेंगे फूड प्रोड्यूसर्स में, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसके सेकेंडरी प्रोड्यूस, ठीक, कंज्यूमर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स में भी लिस्ट आती है,
तो हमेशा ग्रीन प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर पाता है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना स्वयं बना लेता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, बाकियों के लिए खाने का भी काम होता है। अगला, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें गवर्नर रिजर्व करता है बिल किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नर रिजर्व करते हैं बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो अगर आप नॉर्मली एम लक्ष्मीकांत या दूसरे बुक्स पढ़ेंगे जिसमें ओवरव्यू ऊपर सिर्फ दिया हो आर्टिकल्स का, तो बिल एसेंट टू अ बिल एंड क्या बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर बिल, ये वाला जो पार्ट आप पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल 201 में लिखा रहता है, इसलिए कई लोग 201 किए होंगे और गलत हुआ होगा, पर इसका सही आंसर है आर्टिकल 200। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐप से पढ़िएगा तो आपको दिखेगा नीचे में लाइन लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है ना वो बिल को रिजर्व रखते हैं इसके लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। और आर्टिकल 201 बोलता है कि जो बिल रिजर्व हुआ है अब उसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं। तो 201 एक्चुअली में प्रेसिडेंट की पावर है, ना कि गवर्नर की पावर है। ठीक है, अगला है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये पूछा है। ये हुआ था 1999, यानी किसकी गवर्नमेंट थी? तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सी मेमोरी जो है कंप्यूटर को स्पीड अप करने में काम करती है। वैसे तो दोनों करती है, कैच मेमोरी भी और रैम भी, पर रैम से ज़्यादा कैच मेमोरी करती है। ठीक है, तो इसका आंसर कैच मेमोरी होगा। ठीक है, हम रैम को एक्सटेंड करते हैं तो रैम बेसिकली क्या करता है, थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है, बट कैच मेमोरी क्या करता है, वो किसी भी फंक्शन को काम और स्पीड अप करने में हेल्प करता है कंप्यूटर की। अब पूछ रहा है जैन फिलोसफी के हिसाब से, ठीक है, तत्व की क्या रियलिटी होती है, तत्व के क्या लक्षण होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति, क्षय, नित्या सब कुछ दिया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जगत गुरु का टाइटल अकबर ने किसे दिया था। तो ये दिया था हीर विजय सूरी को, क्योंकि ये जैन मॉन्क थे तो उनके दरबार में जब आए उनसे प्रेरित हुए, बहुत उनको अच्छा लगा उनकी बातें, तो अकबर ने उन्हें एक टाइटल दिया जिसका नाम था जगत गुरु। ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से नहीं है, ये अकबर के द्वारा दिया हुआ टाइटल है। अब देखते हैं कि पूछ रहा है कि कॉन्शियस बॉडी इज द सोल, यानी कि चेतन शरीर ही आत्मा है, ये किसके द्वारा बोला गया? ये चारवाक का सिद्धांत है। चारवाक कहते थे कि मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो है वो यही है। ठीक है, इसी जीवन में, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि वो बोलते थे कि आप ऋण लेके भी जिए। ठीक है, अपनी खुशी के लिए आपको ऋण भी लेना पड़े तो लीजिए, और उसके माध्यम से अपने जीवन को और लग्जरियस बनाइए। ठीक है, जितना बेहतर जी सकते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में सिचुएटेड नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धौलागिरी। ठीक है, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि नंगा पर्वत भी नहीं है, पर नंगा पर्वत पीओके का हिस्सा है। ठीक है, और पीओके भारत का हिस्सा है, तो क्योंकि कई जगह पे लिखा रहता है पाकिस्तान, पर ये गलत है। नंगा पर्वत बेसिकली पीओके का हिस्सा है जो कि इंडिया का पार्ट है। धौलागिरी जो बेसिकली है ना वो है नेपाल में। ठीक है, ये गिरी है, धौलाधर होता तो वो भारत में होता है। ठीक है, धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। मिट्टी कैफे के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मिट्टी कैफे जो है इंदौर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक चेन बनाया गया है। तो ये क्या है? ये डिफरेंटली एबल पर्सन, ठीक है, उनके लिए, उनके द्वारा यहाँ पे सारा काम होता है इस कैफे में। मैनेजमेंट किसके द्वारा होता है? तो डिफरेंटली एबल पर्सन, जिसे हम क्या बोलते हैं? दिव्यांग जन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो ग्रेट लीडर रिवॉल्यूशनरी ऑफ 1857 जो नेपाल चले गए थे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो नाना साहब तो गए थे, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ऑप्शन सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इसके अलावा कई लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल,
ठीक है, जीनत महल नहीं है, हजरत महल। हजरत महल कहाँ की थी? वो हजरत महल थी लखनऊ में। ठीक है, तो नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों नेपाल चले गए थे, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 43, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, नॉट पूछ रहा है, वो नाइट्रोजन है। ठीक है, आप अगर खुद ही थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, बहुत एबंडेंट है हमारे अर्थ में। तो अगर जो चीज़ एबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, अगर वही चीज़ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करे, तो फिर उस हिसाब से तो फिर हमारे धरती को हमेशा गर्म होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन आंसर नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आंसर तक आ जाते, पर फिर भी मीथेन है, CH4, CFCs होते हैं, ठीक है, HFCs भी होते हैं, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ओजोन के डिप्लीशन में भी ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पूछ रहा है कि पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अभी बहुत बार आपने सुना होगा कि न्यूज़ में रहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाना चाहिए था प्रधानमंत्री, पर बनाया नहीं गया, तो इसलिए उन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया गया था। तो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बाद में उन्हें होम मिनिस्ट्री भी दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। ठीक है, NJAC, मैंने जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जिनको भी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के समय NJAC बताया था मैंने। ठीक है, ये 99th अमेंडमेंट के थ्रू आया था, पर इसे लागू नहीं होने दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि ये, अगर ये बेसिक फीचर के खिलाफ है। ठीक है, अगर आप बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो उसमें उसके हिसाब से माना गया कि ये मूलभूत संरचना को बिगाड़ता है, इसीलिए 99th अमेंडमेंट को लागू नहीं होने दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उसी में ये प्रोविजंस थे। ठीक है, उसी में प्रोविजंस थे। सबसे पहला कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी आपका जो कमेटी है जो अपॉइंट करती है उसमें भी हैं। इसमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा थी, तो इसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। दो, अभी ये चीज़ें लागू है। ठीक है, इसके साथ इसमें जोड़ा गया था ये लॉ मेंबर। उसके अलावा दो एमिनेंट पर्सनालिटीज, जिनको नॉमिनेट कौन करेगा, तो 3 मेंबर कमेटी थी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है, चारों स्टेटमेंट सही होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में संस्कार या इंप्रेशन, ये किसके कारण से होता है, मतलब संस्कार का क्या कारण है? तो ये है अविद्या। ठीक है, इग्नोरेंस। बुद्ध भगवान या बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से जो हम इग्नोर करते हैं, इसलिए संस्कार वाली बातें करते हैं। लिच्छवी दोहित्रा पूछ रहा है। ठीक है, मतलब सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छवी। ठीक है, यानी कि ननिहाल किसका है? लिच्छवी जगह। तो ये है समुद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त वन ने शादी किया था लिच्छवी प्रिंसेस से, और उनको जो बच्चा हुआ समुद्रगुप्त, वो था सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज शेयर होल्डर है एक्सपोर्ट में इंडिया की तरफ से? ठीक है, 21-22 में। तो अगर आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम इसका आंसर है। ठीक है, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, ट्राइब्स को उनके एरिया के हिसाब से मैच करना है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो आप मुंडा को झारखंड से जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी का 4। तो इसमें एक ही ऑप्शन है। अगर ये नहीं, अगर आपने जारवा पढ़ा हो तो जारवा अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में था, तो ये अंडमान निकोबार का है। तो किसी भी एक ऑप्शन को अगर आपको पता हो तो आंसर इसमें मिल जाता। तो इसका आंसर है 3412। ठीक है, जारवा अंडमान निकोबार में है, मुंडा जो है झारखंड में है, भील राजस्थान में है, और गड्डी जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गढ़ी, गद्दी, जो भी नाम से बोलिए। अगला जो 58th क्वेश्चन, इंडियन पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है
पूछ रहा है कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों लिस्ट्स के अलावा थे, यानी कि कॉन्करेंट समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची। इन तीनों के अलावा जितने भी दूसरे मैटर्स हैं जिन पे रूल्स बनाना जरूरी है, ठीक है, उनको रखा जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। इसके ऊपर रूल बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट के पास है बेसिकली। यूनियन के पास है और पार्लियामेंट के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं लिखे हों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब अगला देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का पार्ट। चलिए, सबसे पहला ये अभी मैं आपको बताता चलूं कि हम सेट बी से देख रहे हैं ना, तो अगर आपको मैच करना है तो सेट बी के हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि पंचायती राज एक्ट 1993 के हिसाब से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। ठीक है, चलिए तो इसका देखते हैं हम। इसका आंसर होगा, ठीक है, 1 का 3 मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1। ठीक है, तो देखिए कैसे 83 सेक्शन 83 में लिखा हुआ है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा 89 में लिखा है लाइबिलिटी ऑफ पंचेस। ठीक, पंच का जो द्वारा जो लाइबिलिटी है लॉस वगैरह, उसके ऊपर है सेक्शन 89 में दिया है। फिर सेक्शन 84 में दिया है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ पंचायत, और सेक्शन 88 में दिया हुआ है आपका इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 4 2 1। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछ रहा है माँ बमलेश्वरी देवी टेम्पल जो डोंगरगढ़ में स्थित है, इसे किस स्कीम के अंडर में रेनोवेट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है? तो ये है प्रसाद स्कीम। ठीक है, प्रसाद स्कीम। अभी प्रसाद स्कीम के तहत पूरे भारत में कई सारे रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह को क्या किया जा रहा है? रेनोवेट या डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से पूछ रहा है नॉट, ठीक है, याद रखिएगा नॉट ट्राइबल डायलेक्ट है, तो ये सब है, हल्बी भी है, खड़िया भी है, पंडो भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कंथल देवी टेम्पल कहाँ है? तो ये रतनपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की रैंक बतानी है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रीन जीडीपी में, तो ये है पहला रैंक। ये अभी रिसेंटली न्यूज में आया है। ठीक है, बहुत रिसेंट न्यूज है। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स। ये लाइन बाय लाइन आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है। इसे हम बोलते हैं सिल्वी कल्चर। ठीक है, अभी हम सेट बी के हिसाब से आंसर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 243 जे के हिसाब से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 243 जे किसको डिनोट करता है? तो ये है आपका ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ठीक है, यानी पंचायतों के लिए क्या करना? संपरीक्षा, इसकी लेखा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर की बीवी राजकुंवर देवी थी जो दोनों लोगों को नागपुर जेल में 6 महीने का कारावास हुआ था। ठीक है, 6 महीने तक उनको जेल की सजा दी गई थी, इम्प्रिजन किए गए थे। तो बेसिकली अगर आपको ये याद हो कि राजकुंवर देवी किनकी बीवी थी, तो आप इसे आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर है खूबचंद बघेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉटेस्ट रीजन महानदी बेसिन में कौन सा? तो ये है जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा का जो एरिया है वो हॉटेस्ट रीजन है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस और कोई नहीं दिए हुए हैं। हाँ, अगर मतलब ऐसे अलग से पूछे तो चेंज हो अगर हुआ हो तो आप देख सकते हैं, पर इसमें ऑप्शंस जांजगीर चांपा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्राइबल
के हिसाब से अगर टैटू मेकिंग करना है तो कौन कौन से ट्री के से हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, मतलब काला रंग जो है वो किस वृक्ष से लिया जाता है ट्राइब्स के द्वारा छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर होगा खुराई। ठीक है, खुरई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कलथाही डायलेक्ट, ठीक है, ये कहाँ पे बोला जाता है छत्तीसगढ़ के? तो ये बेसिकली पश्चिमी इलाकों में, वेस्टर्न बॉर्डर्स में बोला जाता है, और इस पे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है मराठी लैंग्वेज का। ठीक है, ये मराठी की तरह लगता है लगभग लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है शिखर देवी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारे क्विज से भी आया हुआ है, जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, और मैंने इसका एक क्विज भी रखा था यूट्यूब पे ऑनलाइन, उसमें ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली पूछा था, सेम डिट्टो। तो इसका आंसर है भात्रा। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है जो हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे यूट्यूब वीडियो से आए हुए हैं। तो इसी बीच में आपको बता दूं कि हमारा एक नया बैच यूपीएससी और पीएससी का लॉन्च होने वाला है 17 फरवरी से। तो जो लोग इंटरेस्टेड है आने वाले सालों में एज अ सिविल सर्वेंट देश को या राज्य को सेवा देना, सर्विसेज देना, वो चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जो जर्नी है उसको और स्मूथ कर सकते हैं। हम 12 to 13 मंथ का पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स देंगे, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, और अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी सब कुछ होगा, ये सब रीजनेबल प्राइसेस में। तो अगर जानकारी आपको चाहिए और ज़्यादा, तो आप हमारे ऑफिस में आके हम या हमारे कोचिंग सेंटर में आके पता कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 के तहत कौन से में हुआ है? तो अगर आपको ये पता हो कि जो सेक्शन 24 ही अमेंड करके नया लाया गया, ठीक है, तो इससे ही आंसर आ जाएगा। सी स्टेटमेंट जहां जहां है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट, आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पढ़े हैं अपने, तो ये इसका आंसर होगा सेक्शन 9 और सेक्शन 11 को चेंज किया गया, अमेंड किया गया है। ठीक है, सेक्शन 9 और 11 को अमेंड किया गया है या संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि 1920 में राजनांदगांव मिल वर्कर का जो स्ट्राइक हुआ था 37 डे, ठीक है, 36-37 डे जो भी है, वो उस पर आप डाउट नहीं कर सकते डे फैक्ट्स का जो है, इसके लिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर किताबों में हमने 36 डे पढ़ा है, 36 दिनों का था ये स्ट्राइक, पर ऐसा कुछ नहीं है, इस डेट से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये इसे लेड किसने किया था, इसे चलाया किसने, नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65th क्वेश्चन है कि इनमें बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ए और बी को क्या किया गया, इंटरचेंज कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 243 ए जो है वो ग्राम सभा से रिलेटेड है, और 243 बी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और सी जो है वो कंपोजिशन या संरचना से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पूछ रहा राइस ब्लास्ट डिजीज, ठीक है, ये कौन सी डिजीज है, किस प्रकार की बीमारी? तो ये फंगल या फफूंद। ठीक है, अगर आप जो उनके स्टेम्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली उसकी लीव्स वगैरह होती हैं, उनमें देखेंगे तो वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद टाइप के धब्बे बन जाते हैं। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि इसे फंगस इन्फेक्शन की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, तो ये फंगल है या फफूंद के कारण। अगला क्वेश्चन है समत सरना लोकेटेड कहाँ है? तो ये है दीपाडी। ठीक है, दीपाडी में है। अगला क्वेश्चन है 68 डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रूल 2015, इसको नोटिफाई कब किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए, इसको लागू करने वाला बात पहले से ही हो रहा था, पर इसे नोटिफाई किया गया था बेसिकली कब?
दिसंबर 2015, 2015 के दिसंबर में इसे नोटिफाई किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के हिसाब से एक्टिव पॉपुलेशन, स्टेट की एक्टिव पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की कितनी थी 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए 121, 80, 225। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यूज, क्योंकि ये अराउंड 48% के आसपास एक्टिव पॉपुलेशन, यानी वो पॉपुलेशन जो काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखर के अंजोर, इसका जो ट्रांसलेशन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का ट्रांसलेशन है छत्तीसगढ़ी। तो ये किसने लिखा है? तो इसका आंसर है सविता पाठक ने। अगला क्वेश्चन है कि 1933 यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, सविनय अवज्ञा मूवमेंट के समय गांधी जी जब दुर्ग में आए थे तो किस फ्रीडम फाइटर के साथ रुके हुए थे? तो जब भी आप दुर्ग की बात करते हैं तो दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त जो थे वो दुर्ग से रिलेटेड है, तो उनके यहाँ ही रुके थे। ठीक है, बाकी लोग दुर्ग से रिलेटेड नहीं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हंटिंग रिचुअल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे शिकार नहीं किया। तो देखिए, भले इसका नाम सिकरोर लग रहा है कि शिकारी होता होगा, पर ये नहीं है। ठीक है, फाग सेंट्रा में फागुन माह में शिकार करने जाते हैं, बाकी दोनों में तो शिकार लिखा ही हुआ है। बेसू सिकरोर वैसा नहीं कुछ। अगला देखते हैं, मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब पूछ रहा है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति। तो गोदना प्रिय जब भी बात करेंगे तो वो होगा बैगा। चलिए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाला जनजाति है, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसे गोदना गोदवाना ज्यादा प्रिय है। ठीक है, गोदना प्रिय नहीं, गोदना गोदवाना ज्यादा प्रिय। इन दोनों में अंतर ये है कि गोदना प्रिय होना मतलब कि मुझे टैटू पसंद है, पर गोदना गोदवाना यानी मैंने शरीर पे बहुत सारे टैटू लगवाए हैं। अगला है 74th क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है कि मोबाइल ऐप्स और गवर्नेंस को जोड़ना है। अगर आपको ये पता हो कि समाधान ऐप जो है ना वो पुलिस से रिलेटेड है, ये पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स के तहत में। तो अगर ये भी आपको पता हो तो आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि ए का 3 एक ही ऑप्शन ही है। बाकी उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इसका आंसर है बी का एग्रीकल्चर। ठीक है, ये स्कूल और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पीयू से प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फार्म्स तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ही, तो इसका आंसर 3142 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेरिल मिनरल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जसपुर। ठीक है, जसपुर। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर छत्तीसगढ़ में किसे इंक्लूड किया जाता है? एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग और फिशिंग। ठीक है, यानी कि पशुपालन, खाना, मछली उद्योग को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वीट का यानी गेहूं का विकसित प्रजाति नहीं है जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया हो? इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे अभी नहीं मिला है, पर मेरे हिसाब से या तो ये इंदिरा सोना होगा, क्योंकि सोना वगैरह ज़्यादातर नाम चावल से रिलेटेड है, या अरपा होगा, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सोना होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ मित्र किसने लिखी? संपादक कौन थे? ठीक है, साहित्यिक पत्रिका के। तो ये था 1900 में बना, पेंड्रा रोड से चलता था। ठीक है, इसका शुरुआत किया था माधवराव सप्रे ने। पूछ रहा है कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोल बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ पे स्थापित किया है? ठीक है, तो ये 1972 में कोरबा में स्थापित हुआ था। बेसिकली यहाँ पे यूरिया बनता है। ठीक है, यूरिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आँखी करवाना का सही मीनिंग है? ठीक है, अर्थ बताना है बेसिकली। तो पूछ रहा है कि आंखें करवाना। देखिए, आंखें करवाना का मतलब होता है कि आंख झपकना, ठीक है, पलक लगना, इसका मतलब होता है कि नींद लगना। ठीक है, अगला 81 क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि पहला लिथियम माइन इंडिया में छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है?
तो ये कटघोरा, कोरबा के कटघोरा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेदिश्री जो टेराकोटा सील है ये कहाँ पाया गया। तो अगर आपको वेदिश्री नहीं भी याद हो ना, तो आप टेराकोटा सील अगर आपको याद हो तो आप मल्हार से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि इकलौता यूनिवर्सिटी, बेसिकली इकलौता यूनिवर्सिटी है जो नैक के थ्रू A++ ग्रेड में आया है, वो है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आता है, ये हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे क्विज में, पूछ रहा है कि बीच तरैया में कंचन थारी, इस पजल का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लोटस लीफ, पुरैन पत्ता या आपका कमल का पत्ता। अगला है कि पूछ रहा है कि स्टेट बजट 2024-25 के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए क्या हमने केंद्र बिंदु रखा था। तो ये था ज्ञान, ठीक है। अगला देखते हैं, पूछ रहा है शीशल क्राफ्ट ये क्या होता है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है। ये है पौधों से, प्लांट से। बेसिकली शीशल एक तरह का पौधा है जो बांस की तरह दिखता है, उसे पतला पतला हम लोग पट्टियों में काट के जो कारीगर हैं वो क्राफ्टमैन बैग वगैरह बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा प्लांट। सीरो पाव का मतलब क्या है, ठीक है। तो सीरो पाव जब पूछ रहा है यानी सिर से लेकर पैर तक पहने जाने वाली सारी वस्तुएं, तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन सिरो पाव बोलते अगर ना तो पगड़ी होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताना है पंचायती राज एक्ट 1993 के तहत लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जोड़ते हुए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा 2413, ठीक है। अगर आपको ये याद हो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज फंड ये जो है ना ये सेक्शन 76 में लिखा है, तो भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूछ रहा है जांगर के चलत ले, इसका मतलब क्या होता है। तो जांगर के चलत ले कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग लिव अ केयरफ्री लाइफ से, पर इसका आंसर है टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप ऊपर भरोसा रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, बताना है कि सोलर SEZ कहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो ये है राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर महानदी, महानदी की राइट दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी कौन सी है। देखिए बेसिकली जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो किसी भी नदी का दो ही बैंक्स होता है, या तो राइट बैंक होता है या लेफ्ट बैंक होता है। मतलब जो लेफ्ट से आ रही है और जुड़ रही है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट बैंक, और जो राइट से आ रही है उसे राइट बैंक। तो इसमें से तेल नदी जो है ना वो उड़ीसा से आते हुए ऑलमोस्ट मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे ही महानदी से मिल जाती है। तो तेल रिवर से जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऐसे त्योहार है जो कि पशुओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है सोहराई, ठीक है। ये सोहराई जो है, सोहराई ये बेसिकली पशु में दूध देने वाले पशु से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहे NTPC नेशनल थर्मल पावर सेंटर जो है ये कोरबा में जब 1982-83 में स्टैब्लिश किया गया तो किसके मदद के साथ किया गया। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। देखिए जर्मनी ने टेक्निकल एक्सपर्टीज दी थी और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मॉनेटरी वैल्यू ऐड किया था, ठीक है। यानी कि मौद्रिक रूप से यानी पैसे के रूप से सहायता किसने की थी, तो वर्ल्ड बैंक ने। और टेक्निकल एक्सपर्टीज किसने दी थी, जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 94 कि हेड गियर जो मौर होता है जो कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम पहनते हैं, मतलब लड़का लड़की जिनकी शादी होने वाली होती है वो पहनते हैं, वो किस वृक्ष से बनता है, ठीक है। किस वृक्ष के पत्ते से बनता है। तो बेसिकली ये बनता है छिंद वृक्ष के पत्ते से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंडस्ट्री क्राफ्ट सेंटर या बम्बू आर्ट सेंटर ये कहाँ से ऑपरेट होता है। तो ये बेसिकली जगदलपुर है, ठीक है। और प्रिसाइज जाया जाए तो कोंडा गांव है वैसे तो, पर जगदलपुर इसमें लिया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन में और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जगदलपुर। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर बाबा पुरुषोत्तम दास, ठीक है, ये कहाँ से थे। तो ये थे रतनपुर से, ठीक है। असहयोग आंदोलन और बाकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे ये ज़्यादा फेमस थे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम
के तहत कौन कौन से लोग आते हैं छत्तीसगढ़ के, तो सारे के सारे हैं स्टैंड अप इंडिया मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। ठीक है, नाम से ही दिख रहा है आपको, स्टैंड करवाना यानी एम्पावर करना, किसी को प्रोत्साहन देना, उनको शक्तियां प्रदान करना। तो ये किनको जरूरत है, तो मार्जिनलाइज सेक्शन को, और वो कौन से हैं, ये सब। तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 98 क्वेश्चन है कि भोजली फेस्टिवल, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन से डेट में छोटे छोटे बास्केट्स में क्या डाला जाता है, ग्रेन्स डाला जाता है, उसे बोया जाता है। बोने की बात हो रही है ना, तो बोया जाता है पहले। ठीक है, भोजली कब मनाया जाता है, आपका भाई दूज के टाइम में। ठीक है, लेकिन इसके पहले इसको बोया जाएगा तभी तो ये निकाला के दिया जाएगा। तो यहाँ पे है आंसर श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। ठीक है, कई जगह सप्तमी भी लिखा है बट एक्चुअल में पंचमी है। पंचमी में बो देते हैं और उसको बेसिकली माना जाता है कि ऑस्पिशियस है। वो जो टोकरी होती है, जो बास्केट होती है, उसको माना जाता है कि एकदम घनिष्ठ क्लिष्ट मित्रों के साथ ही या रिलेटिव्स के साथ ही साझा किया जाए। ठीक है, भाईचारा वाले हिसाब है। अगला है कलचूरी रूल के टाइम में पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में से ये कौन से फोर्ट्स थे इनमें से। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो एक लौता ही ऑप्शन दिख रहा है सिमरियागढ़, बाकी सब अगर आप चाहें तो अपना लॉजिकल थिंकिंग से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे वृंदावनगढ़, पहाड़गढ़, चित्रूगढ़। ठीक है, पर फिर भी इसका आंसर है सिमरियागढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी है जिसका पीएच वैल्यू यानी आपका एसिडिक वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, लोएस्ट पीएच यानी 0.7 से कम। ठीक है, 7 से कम होते हुए 0 तक जाते हुए। तो भाटा सॉइल यानी मुरमी सॉइल जिसे हम बोलते हैं, इसका आंसर होगा भाटा सॉइल, मुरमी, मुर्रम टाइप का। तो ये इसकी बेसिकली वैल्यू क्या होती है, 5.6 के आसपास होती है पीएच। ठीक है, यानी ज़्यादा एसिडिक है। बेसिकली देखिए, दिमाग अगर आप देखिएगा तो जो मिट्टी पानी को स्टोर नहीं कर पाती वो ऑटोमेटिक ही एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो कान्हार जो है ना वो बेसिक नेचर का होता है क्योंकि काली मिट्टी है, पानी को स्टोर करती है। लेकिन भाटा जो है मुरमी मिट्टी है, वो पानी को रिटेन नहीं कर पाती है, जिस कारण वो एसिडिक नेचर की होती है। इस तरह हमारा 100 क्वेश्चंस का सेट यानी हमारा CGPSC प्रीलिम्स पेपर 1 यहाँ पे हमने पूरा देख लिया, आंसर की देख लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आंसर की अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। और आपको बता दूं जाने से पहले कि हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं CGPSC और UPSC के लिए। जो लोग 2025 में तैयारी करना चाहते हैं और एग्ज़ाम 26 या 27 को देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर मौका है जिसमें वो हमारे साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और स्मूथ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, और दिल्ली जैसा कोचिंग यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको दिल्ली जैसे कोचिंग से दिल्ली की फैकल्टीज़ के साथ ही पढ़वाएंगे। ठीक है, जिन फैकल्टीज़ ने दिल्ली में अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है, उनको बहुत टाइम का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हम उनको बुला के आपको UPSC और PSC का तैयारी करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारा जुड़ने के लिए जो नंबर दिया है उस पर आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे ऑफिस एड्रेस पे आप आके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।